हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे जिम कॉर्बेट ने पॉलगढ़ के कंवारे शेर का शिकार किया। उस वीडियो पर बहुत से व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि जिम कॉर्बेट ने पॉलगढ़ के कंवारे शेर का शिकार क्यों किया, जबकि वो शेर तो आदमखोर भी नहीं था। तो उन व्यूअर्स को मैं यहाँ बता देना चाहूँगा कि पॉलगढ़ का जो शेर था वो आसपास के गाँवों के मवेशियों के लिए खतरा बनता जा रहा था। कई मौक़ों पर उसने पालतू गाय भैंसों पर हमला कर दिया था। उस समय के पहाड़ी लोगों का जीवन निर्वहन का जो जरिया था वो पशुपालन और खेती ही था। खेती बहुत नाम मात्र ही थी और खेत जोतने के लिए भी बैलों की आवश्यकता थी। अब ऐसे में जिम कॉर्बेट को उस शेर का शिकार करना ही पड़ता, नहीं तो वो आने वाले समय में और ज़्यादा मवेशियों को अपना शिकार बनाता। जिम कॉर्बेट ने आदमखोर शेरों के साथ साथ ऐसे शेरों का भी शिकार किया था जो पालतू जानवरों पर हमला करते थे। चलिए आज की कहानी पर आते हैं। आज की जो कहानी है उस कहानी का नाम है मुहान का आदमखोर शेर। मुहान काफ़ी चर्चित स्थान है। ये स्थान भी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आता है और अगर आपको मुहान जाना है तो मुहान जाने के लिए आपको रामनगर शहर से होकर जाना पड़ेगा। रामनगर जो काफ़ी सुंदर शहर है, जो कोसी नदी के किनारे बसा है। ये कोसी नदी बिहार में बहने वाली कोसी नदी से अलग है। इसी शहर में आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी मिल जाएगा। रामनगर से गर्जिया होते हुए लगभग 22 किलोमीटर के सफ़र के बाद आप मुहान पहुंच सकते हैं। मुहान के मैन ईटर टाइगर ने जो अपना पहला मानव शिकार किया था, तो वो किस्सा गांव वाले जैसा कि बताते हैं वो कुछ इस प्रकार है कि गर्मियों की एक सुबह गांव की जो महिलाएं थीं वो जंगलों में घास काटने के लिए चली जाती हैं। जब वे घास काट रही थी तभी उन लोगों के बीच में एक शेर अचानक से प्रकट हो जाता है और शेर को देखते ही जो महिलाएं थी वो चिल्लाने लगती हैं और उनमें भगदड़ मच जाती है। चिल्लाने की वजह से और भगदड़ देखकर शेर भी घबरा जाता है और वो भी गायब हो जाता है। शेर के चले जाने के बाद वो महिलाएं एक जगह पर इकट्ठा होती हैं और इकट्ठा होने पर वो क्या देखती हैं कि उनमें से एक महिला कम है। तो उनमें से कुछ महिलाएं कहती हैं कि लगता है उसको शेर उठा के लेके चला गया है, लेकिन बाकी कुछ महिलाएं कहती हैं कि नहीं, हमें उसको ढूंढना चाहिए। काफ़ी हिम्मत करते हुए महिलाएं आसपास रहते हुए महिला की खोजबीन करते हैं। तब उनको दिखता है कि उनसे जिस पहाड़ी पर वो थे उससे नीचे एक चट्टान पर वो महिला पड़ी थी और दर्द से कराह रही थी। होता यह है कि जैसे ही वो शेर को देखती है वो महिला, तो वो चट्टान से छलांग लगा देती है और नीचे पहाड़ी पर जाकर गिर जाती है और उसका एक पैर और सीने की कुछ पसलियाँ टूट जाती हैं। इतना घायल होने के बाद वो महिला अकेले खुद चल के गाँव में नहीं जा सकती थी। तो ऐसे में महिलाएं ये निश्चय करती हैं कि वो गांव वापस लौट जाएंगी और वहाँ से आदमियों को अपने साथ लेके आएंगे, तब इस महिला को उठाकर अपने साथ लेके जाएंगे। लेकिन जो घायल महिला थी वो नहीं चाहती थी कि उसको जो है अकेला वहाँ पे छोड़ दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे एक शेर भी है। हालांकि उससे पहले शेर ने किसी भी आदमी को नहीं मारा था, लेकिन फिर भी शेर के वहाँ रहने से डर तो था ही। ऐसे में कोई भी जो औरत थी वो उसके साथ रुकने को तैयार नहीं थी। उन्हीं में एक 16 साल की लड़की थी। तो वो लड़की बड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहती है कि आप सभी लोग चले जाइए, मैं इनके साथ यहीं पर रुक जाऊंगी। औरतें जो हैं गांव के लिए चली जाती हैं और ये लड़की दरारों से होते हुए, चट्टानों से होते हुए नीचे उस महिला के पास जाती है और महिला को खींच के एक छोटे से गड्ढे टाइप में कर देती है ताकि उसको और उस महिला को शेर ना देख सके। महिलाओं को गांव की तरफ लौटे हुए काफ़ी समय हो गया था और महिला जो रहती है वो दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। तो वो लोग बस हिसाब लगा रहे होते हैं कि अब से अगर वो लोग यहाँ से चले हैं तो यहाँ से उनका घर गांव 3 मील दूर था, तो उनको जाने में कितना समय लगेगा, वहाँ जब पहुँचेंगी तो वहाँ कौन कौन आदमी इस दोपहर में मिलेगा, उन आदमियों को समझाने में कितना समय लगेगा। फिर जब ये सिचुएशन वो सब लोग समझ जाएंगे उसके बाद उनको यहाँ आने में कितना समय लगेगा,
यही सब वो बातें आपस में कर रही थी और उनको पता था कि आसपास ही कहीं शेर है और शेर कहीं उनकी आवाज़ सुन के उन लोगों के पास ना आ जाए, इसलिए वो जो भी बात कहती थी एक दूसरे के कान में ही कहती थी। इसी तरह बात करते करते वो घायल महिला किसी चीज़ को देखकर चुप हो गई। उसके हाव भाव देखकर वो छोटी लड़की अपने पीछे मुड़कर देखती है। सामने जिस दरार से होते हुए वो छोटी लड़की नीचे उतरी थी, उसी दरार से एक शेर नीचे उतर रहा है। नीचे उतरने के बाद शेर सीधे उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा। शेर जब छोटी लड़की के एकदम पास आ गया, तब वो बहादुर लड़की नीचे ढलान में छलांग लगा देती है। उसको नीचे कूदता देख शेर भी नीचे छलांग लगा देता है और हवा में ही उस लड़की को दबोच लेता है। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, पर अब कुछ फ़ायदा नहीं था। उसकी मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं था। शेर लड़की को बेरहमी से मुंह में दबाए घने जंगलों में चला जाता है। इतना डरावना वाक़या देखकर घायल महिला वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उनके साथ की महिलाएं गांव से मदद लेकर आती हैं। वहां आकर वो लोग देखते हैं कि ये घायल महिला तो यहाँ बेहोश पड़ी है, लेकिन उस छोटी लड़की का वहाँ कुछ अता पता नहीं। नीचे की ओर देखने पर उनको चट्टान पर खून की कुछ छींटे दिखते हैं। वो समझ जाते हैं कि यहाँ ज़रूर कुछ न कुछ अनहोनी घटी है। उस घायल महिला को टांगकर गांव में लाया जाता है। गांव में लाने के बाद उसका प्राथमिक उपचार किया जाता है और कुछ घंटे बाद जब उस महिला को होश आता है, तब वो गांव वालों को अपनी सारी आपबीती सुनाती है कि कैसे उस छोटी सी बहादुर लड़की को शेर मुंह में दबा के ले गए। ये पहला मानव शिकार था जो शेर ने किया था। उसके बाद शेर सर्दियों के लिए नीचे कोसी नदी की घाटी की ओर चला गया। रास्ते में उसने 3-4 लोगों को अपना शिकार बनाया और सर्दियाँ ख़त्म होते ही ये शेर वापस से मोहान में आ धमका। अब की बार उसने अपना पसंदीदा क्षेत्र कारतकनौला नामक गांव को बनाया, जो मोहान से ऊपर पहाड़ी पर था। उस समय उत्तराखंड में मुख्य रूप से 3 आदमखोर थे जो काफ़ी चर्चित थे। पहला चौगढ़ का शेर, दूसरा मोहान का और तीसरा कांडा का। कांडा गढ़वाल की एक जगह है। जिम कॉर्बेट ने मोहान अभियान से पहले चौगढ़ के शेर का खात्मा कर दिया था। कुमाऊं के डिप्टी कमिश्नर ने एक सम्मेलन में जिम कॉर्बेट से वचन लिया था कि वे इन तीनों शेरों को मारने में सरकार की मदद करेंगे। अब बारी मोहान के आदमखोर की थी। पिछले कुछ हफ्तों में ही मोहान के आदमखोर ने 3 आदमियों को अपना शिकार बना लिया था। ऐसे में जिम कॉर्बेट चौगढ़ अभियान से वापस आते ही मोहान अभियान पर निकल पड़े। मई के महीने में जब भीषण गर्मी पड़ रही थी, तभी जिम कॉर्बेट अपने नौकरों के साथ रामनगर से होते हुए मोहान के लिए चल पड़े। रास्ते में एक रात वो गर्जिया पर रुके और अगली सुबह तड़के आगे की यात्रा सुबह 9 बजे तक तय कर लिए। मोहान पहुंचने पर वो एक डाक बंगले पर रुके। वहां रुकने के बाद उनके नौकर नाश्ते की तैयारी में लग गए। तभी आसपास के कुछ लोकल लोग और फॉरेस्ट गार्ड उनसे मिलने बंगले पर आ पहुंचे। चाय बनने के क्रम में जब तक चाय बनती, तब तक गांव के लोगों ने और फॉरेस्ट गार्ड ने बहुत से किस्से जिम कॉर्बेट को नरभक्षी शेर के सुनाए। उनमें से एक किस्सा फॉरेस्ट गार्ड का कुछ इस प्रकार था। एक सुबह वो फॉरेस्ट गार्ड एक मछुआरे के साथ कोसी नदी में मछली पकड़ने गया था। जब शाम तक उन्होंने काफ़ी मछलियाँ पकड़ ली तो वो वापस घर की ओर चल पड़े। रास्ते में एक तीखे मोड़ पर मुड़ते ही वो दोनों देखते हैं कि एक शेर उनकी तरफ ही मुंह करके खड़ा है। ये देखते ही दोनों वापस जंगल की ओर सरपट दौड़ लगा देते हैं। मछुआरा मछली और अपनी बंसी वहीं छोड़कर भाग खड़ा होता है। इसी भगदड़ में मछुआरा झाड़ियों में सो रहे भालू पर जा गिरता है। भालू जो गहरी नींद में था, वो भी कुछ नहीं समझ पाता है
और वो भी मछुआरे से विपरीत दिशा में दौड़ लगा देता है। फॉरेस्ट गार्ड जैसे तैसे अपने घर पहुंचता है, लेकिन वो मछुआरा अपना रास्ता भूल गया था। शाम होने तक वो मछुआरा भी जैसे तैसे घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने पर वो उस फॉरेस्ट गार्ड को खूब खरी खोटी सुनाता है, क्योंकि उस फॉरेस्ट गार्ड के पास बंदूक भी थी, लेकिन बंदूक से गोली चलाने के बजाय वो तो खुद भाग गया। इसी तरह के मनोरंजक किस्से सुनते सुनते नाश्ता तैयार हो गया था। भरपेट नाश्ता करने के बाद जिम कॉर्बेट काफ़ी तरोताज़ा महसूस कर रहे थे। अब वे मोहान से कारतकनौला के लिए निकल पड़े। कारतकनौला लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर है। मोहान से खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद कारतकनौला तक पहुंचना था। मोहान अभियान पर चलने से पहले ही कुमाऊं के डिप्टी कमिश्नर ने जिम कॉर्बेट को सलाह दी थी कि कारतकनौला में आपसी विवाद के कारण कानून व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है। ऐसे में जिम कॉर्बेट को अपनी ज़रूरत का ज़्यादा से ज़्यादा सामान, जैसे कि बिस्तरबंद, टेंट, कंडेंस्ड मिल्क या जिसको जमा हुआ दूध भी कहते हैं, ये सब साथ लेकर निकलना चाहिए। इसी वजह से काफ़ी सामान होने के कारण जिम कॉर्बेट अपने नौकरों के साथ धीमी गति से चढ़ाई चढ़ रहे थे। भारी वजन, खड़ी चढ़ाई और तेज़ धूप ने सफ़र को और मुश्किल बना दिया था। कुछ घंटों बाद उनको वो फॉरेस्टर हाउस दिखाई दिया जहां उनके रुकने का इंतज़ाम था। खुली जगह में पहुंच जिम कॉर्बेट अपने आदमियों को पीछे छोड़कर तेज़ी से उस फॉरेस्टर हाउस की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद तभी वो देखते हैं कि एक सुनसान जगह पर एक अकेली महिला घड़े में पानी भर रही है। वो महिला को डांटते हुए पूछते हैं कि क्यों वो अकेले ही पानी भरने आई है, जबकि वो जानती है कि ये नरभक्षी का क्षेत्र है। तो वो महिला डरते हुए बताती है कि उसका पति खेतों में हल चला रहा है और उसके घर में खाना पकाने और पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं बचा है। ऐसे में अगर वह महिला पानी लेने नहीं आती तो उसके परिवार को पूरी रात भूखा प्यासा रहना पड़ता है। उस औरत के पूछने पर जिम कॉर्बेट उसे बताते हैं कि वो यहाँ आदमखोर शेर को मारने आए हैं। घड़ा भरने के बाद जिम कॉर्बेट उस महिला को उसके गांव तक सुरक्षा देते हैं, और जब वो महिला अपने गांव में सुरक्षित पहुंच जाती है तो वहां से वो मुड़कर अपने फॉरेस्टर हाउस की तरफ चल पड़ते हैं। वो मकान किसी फॉरेस्ट ऑफिसर का था जो लगभग 18 महीनों से बंद पड़ा था। इसमें एक मुख्य रूप से एक बड़ा कमरा था और अगल बगल में 2 छोटे कमरे थे, जिसमें से एक कमरे का प्रयोग रसोई के रूप में होता था और दूसरे कमरे का लकड़ी रखने के लिए। काफ़ी दिनों से बंद रहने के कारण पूरे मकान के अंदर फफूंदी सी महक आ रही थी। हवा आने जाने के लिए जिम कॉर्बेट ने सभी दरवाज़ों को खोल दिया और बरामदे में बैठकर अपने आदमियों का इंतज़ार करने लगे। कुछ ही देर में एक एक करके गांव के कुछ लोग वहां जमा हो गए। वो औरत जो उन्हें पानी भरते हुए मिली थी, उसने अपने गांव में जिम कॉर्बेट के आने की बात अच्छी तरह फैला दी थी। तभी जिम कॉर्बेट के आदमी भी वहां पहुंच गए। थोड़ी ही देर में उनके नौकर ने पत्थर का चूल्हा बनाकर तैयार कर दिया और दूसरा नौकर आसपास के जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लाया। चूल्हे में आग जलाकर केतली चढ़ा दी गई। जब केतली में पानी उबलने लगा तो जिम कॉर्बेट ने जमे हुए दूध का एक डिब्बा खोला, जिसे कंडेंस्ड मिल्क भी कहा जाता है। उस जमे हुए दूध का डिब्बा देख उस गांव के प्रधान ने जिम कॉर्बेट से तुरंत पूछा कि आप ये जमे हुए दूध का उपयोग क्यों कर रहे हैं। जिम कॉर्बेट ने कहा, यहाँ आने से पहले उनसे कहा गया था कि किसी विवाद के कारण यहाँ के लोगों से सहायता मिलनी मुश्किल है, इसलिए वो कंडेंस्ड मिल्क साथ लेकर चले थे। ये सुनकर गांव के सभी लोग दुखी हुए। आपस में कानाफूसी करने के बाद उस गांव के प्रधान ने कहा, हमारे गांव में बहुत से दुधारू पशु हैं, ऐसे में
आपको अगर कंडेंस्ड मिल्क का उपयोग करना पड़े तो ये उस गांव का अपमान होगा, इसलिए आपसे विनती है कि आपको हम ताज़ा दूध उपलब्ध करा सकते हैं। जिम कॉर्बेट ने उनके इस आग्रह को स्वेच्छा से मान लिया। चाय पीने के बाद जिम कॉर्बेट ने एक खुली जगह को अपने तंबू लगाने के लिए चुना। खुली जगह में तंबू लगाने की बात सुनते ही गांव वालों ने कहा, ये जानते हुए भी कि क्षेत्र में आदमखोर सक्रिय हैं, खुले में तंबू लगाना पागलपन है। और अगर शेर ने जिम कॉर्बेट को नहीं मारा तो भी वो उनके नौकरों को, जो सामने मकान में ठहरे हुए हैं और जिसके दरवाजे कमज़ोर हो चुके हैं, उनको शेर ज़रूर मार डालेगा। ये सुनकर जिम कॉर्बेट के नौकर भी जिम कॉर्बेट से मिन्नतें करने लगे कि वे खुले तंबू में ना ठहरें। जिम कॉर्बेट ना चाहते हुए भी अपने नौकरों की सुरक्षा हेतु मकान में ही रुकने के लिए तैयार हो गए। बातों ही बातों में गांव वाले जिम कॉर्बेट को बताते हैं कि शेर लगभग रोज़ रात ही पास की सड़क से होता हुआ गुजरता है। जब वो गांव के पास आता है तो हल्की कराहती हुई आवाज़ निकालता है। ये सुनकर जिम कॉर्बेट अंदाज़ा लगाते हैं कि हो ना हो शेर घायल है, उसके पैर में कहीं ना कहीं चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से जब वो चलता है तो दर्द के मारे कराहता है। लेकिन गांव वालों के मुताबिक शेर घायल नहीं है, वो तो बहुत फुर्ती से शिकार करता है और बड़े आराम से अपने शिकार को उठाकर ले जाता है। खैर, आगे चलकर जिम कॉर्बेट का ये अंदाज़ा सही साबित हुआ कि तब शेर घायल ही था। रात का खाना खाने के बाद जिम कॉर्बेट वापस से उस मकान में सोने चल दिए। कमरे में फफूंदी की महक काफ़ी कम हो गई थी। दरवाजे पर अंदर से 2 पत्थर अड़ाकर जिम कॉर्बेट अपनी चारपाई पर लेट गए। दिन भर पैदल यात्रा करने के कारण उनका शरीर थक चुका था। चारपाई पर लेटते ही वो नींद के आगोश में समा गए। जंगलों में इतना समय बिताने के कारण जिम कॉर्बेट नींद में कभी भी हल्की आहट होने पर भी जाग जाते थे। 2-3 घंटे बाद उनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई भारी जानवर ठीक उनके दरवाजे पर ही आकर खड़ा हो गया है। जिम कॉर्बेट धीरे से उठे और अपनी राइफल और टॉर्च लेकर दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजे पर टिकाए पत्थरों को पैर से धकेलते हुए जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, किसी भारी जानवर के भागने की आवाज़ उनको सुनाई दी, पर घना अंधेरा होने के कारण और पास ही में घनी झाड़ियों के कारण उन्हें वो जानवर दिखाई नहीं दिया। शायद वो कोई शेर भी हो सकता था, या कोई सिंह या कोई तेंदुआ। वापस कमरे में आकर उन्होंने पत्थरों के सहारे दरवाज़ा फिर से बंद कर लिया और फिर चारपाई पर जाकर लेट गए। थके होने के कारण वो फिर जल्दी नींद में खो गए। अगली सुबह जब वे उठे तो उनको महसूस हुआ कि उनका गला इन्फेक्शन के कारण जकड़ा हुआ है। उनके नौकरों का भी यही हाल था। काफ़ी दिनों से बंद पड़े कमरों में फफूंदी की महक के कारण उन सभी का गला जकड़ गया था और गले में काफ़ी दर्द हो रहा था। गर्म पानी में फिटकरी डाले हुए पानी से गरारा करने के बाद उनको कुछ आराम मिला। नाश्ता करने के बाद जिम कॉर्बेट उस जगह का मुआयना करने निकल पड़े जहां कुछ दिन पहले ही एक महिला को मारा गया था। बताए गए जगह पर महिला द्वारा काटी गई घास, गट्ठर बांधने में उपयोग में लाए गए जाने वाली रस्सी और दराती वहीं पड़ी थी। गांव वालों ने जिम कॉर्बेट से कहा था कि उस महिला के शव का खोजबीन खोजी दल द्वारा किया गया था, लेकिन दराती और रस्सी उसी जगह पर उसी तरीके से पड़ी थी, जिससे ये निष्कर्ष निकलता था कि गांव वालों ने उसका शव खोजने की कोशिश नहीं की थी। शिकार 4 दिन पहले किया गया था। ऐसे में वहाँ ऐसे कोई भी निशान नहीं थे जिनका पीछा करने पर शेर का पता लगाया जा सके। इसलिए जिम कॉर्बेट वापस गांव की तरफ चल पड़े। अभी तक जिम कॉर्बेट को ये नहीं पता था कि जो आदमखोर है वो शेर नर है या मादा है,
या उसकी उम्र कितने बरस की है। किसी भी आदमखोर शेर का शिकार करने के लिए शिकारी को उस आदमखोर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाना सही रहता है। वापस आने पर वो देखते हैं कि बहुत से छोटे बड़े बर्तनों में गांव वालों ने जिम कॉर्बेट के लिए दूध भिजवाया है। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि दूध इतना अधिक था कि उससे नहाया जा सकता था। खैर, दोपहर का भोजन करने के बाद जिम कॉर्बेट वापस से सड़क के आसपास शेर के पदचिह्नों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। सुबह से वो शेर के पदचिह्नों की खोज में लगे थे। जिम कॉर्बेट के मुताबिक शेर के पदचिह्नों से काफ़ी बातें उस शेर के बारे में पता लगाई जा सकती हैं, जैसे वो शेर नर है या मादा, वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, वो किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और उसकी उम्र क्या है, कहीं उसके पैरों में कोई चोट तो नहीं लगी है, इत्यादि। इस प्रकार की जानकारी शेर के पदचिह्नों से पता लगाई जा सकती है। नीचे सड़क से बढ़ते हुए एक पानी के सोते के किनारे उन्हें शेर के पंजों के निशान दिखाई दिए। वहाँ की भूमि नरम थी, जिनका निरीक्षण करने के बाद में ये पता चला कि ये निशान किसी बूढ़े नर शेर के पैरों से बने हैं। वापस गांव में पहुंचने पर जिम कॉर्बेट पाते हैं कि 2 जवान बछड़े जो शेर के चारे के लिए प्रयोग किए जाने वाले थे, वो गांव लाए जा चुके थे। जिम कॉर्बेट के जाने के बाद से ही उनके नौकरों ने कमरों में आग जला दी थी, जिसके धुएं की वजह से उस कमरे की हवा साफ हो गई थी। अब उस कमरे में सोया जा सकता था। अगली सुबह का ज़्यादातर समय जिम कॉर्बेट ने गांव वालों से जानकारी लेने में जुटाया और शाम के समय दोनों बछड़ों को अलग अलग जगह पर बांध दिया गया। अगली सुबह तक किसी बछड़े को शेर ने छुआ नहीं था। अगले दिनों में प्रत्येक दिन बछड़ों की जगह को बदला गया, पर शेर ने उनको छुआ तक नहीं। चौथी शाम जब वो बछड़ों को जंगलों में बांधकर वापस लौट रहे थे, तो उनको महसूस हुआ कि वो एक बड़े खतरे में हैं। जिस रास्ते से होकर वो पिछले 3 दिनों से गांव लौटते थे, उसी रास्ते में एक मोड़ पर एक सपाट चट्टान थी जो बाहर की ओर रास्ते पर झुकी हुई थी। उस चट्टान पर कोई भी बड़ा जानवर छुपकर बैठ सकता था। ऐसे में जिम कॉर्बेट के सिक्स सेंस ने उनको सचेत कर दिया था। वो 10 मिनट तक बिना हिले डुले वहीं पर खड़े रहे। आगे कंधे से राइफल लगाए और ट्रिगर पर उंगली रखे हुए वो इंच बाय इंच आगे बढ़ते रहे। मोड़ पार करते ही उन्होंने शेर की हल्की निराशा भरी गुर्राहट सुनी। शेर उन पर घात लगाए बैठा था, परंतु जिम कॉर्बेट के सचेत होने के कारण वो हमला नहीं कर पाया। कुछ ही मिनट बाद एक काकड़ और सांबर दाएं तरफ की जंगल से बोले, जिसका मतलब था शेर दाएं तरफ की जंगल की तरफ चल पड़ा है। उसी तरफ जिम कॉर्बेट ने एक बछड़े को बांधा था। हो सकता है कि अगली सुबह वह बछड़ा मरा मिलेगा। यही सोचकर जिम कॉर्बेट वापस गांव लौट गए। अगली सुबह उठते ही वो उस बछड़े को देखने के लिए निकल पड़े। बछड़े को पिछली रात ही शेर ने मार दिया था और उसको वहाँ से उठा ले गया था। शेर बछड़े को उठा ना ले जाए, इसलिए जिम कॉर्बेट ने उसे 4 मजबूत रस्सियों से बांध दिया था। शेर ने 3 रस्सियों को दांत से चबाकर काट डाला था और चौथी रस्सी को बलपूर्वक तोड़ दिया था। शेर ज़्यादातर अपने शिकार को गर्दन से पकड़कर उठा ले जाता है। हल्के वजन के जानवरों को ले जाते समय ज़मीन पर घसीट के कोई निशान नहीं रहते हैं, लेकिन अगर शेर द्वारा किया गया शिकार भारी है
तो ज़मीन पर घसीटने के निशान मिल जाते हैं। पिछली रात बारिश हुई थी जिसके कारण ज़मीन थोड़ा गीली हो गई थी। ऐसे में ज़मीन पर शिकार के घसीटने के निशान स्पष्ट दिख रहे थे। अब उन निशानों के साथ साथ शेर का पीछा करने जिम कॉर्बेट निकल पड़े। शेर घनी झाड़ियों से होते हुए शिकार को 1 मील से ज़्यादा दूरी तक ले गया था। पीछा करते हुए जिम कॉर्बेट एक ऊंचे चट्टान पर पहुंचे, जहां से शेर ने नीचे की तरफ चलना शुरू कर दिया था। उसी चट्टान पर बैठे हुए जिम कॉर्बेट सुस्ताने लगे। तभी उन्हें कुछ दूरी पर झाड़ियों पर एक लाल सफ़ेद चीज़ दिखाई दी। ऐसे में जब कोई आदमी इसी शेर की तलाश में हो तो उसे हर लाल सफ़ेद वस्तु शेर ही लगेगी। काफ़ी देर तक गौर से देखने के बाद उनको पता लगा कि जिसे वो शेर समझ रहे हैं वो तो शेर के द्वारा मारा गया शिकार है। पसलियों की हड्डियां ऐसी लग रही थी जैसे शेर की धारियां हों। इतने देर तक गोली ना चलाने के लिए जिम कॉर्बेट खुद को धन्यवाद देते हैं। इस तरह खुले में शिकार छोड़े जाने का मतलब यही था कि शेर आसपास ही में कहीं लेटा है। तभी जिम कॉर्बेट को अपने गले में इन्फेक्शन की वजह से खुजली महसूस होती है। ऐसे समय में जब शेर आसपास ही हो, एक खांसी सुनकर शेर वहाँ से भाग जाएगा। यही सोचकर जिम कॉर्बेट बंदर की आवाज़ निकालकर गले की खुजली दूर करते हैं। आधे घंटे तक अगल बगल की जगह पर ध्यान देखने पर जब वो संतुष्ट हो जाते हैं कि शेर शिकार के आसपास नहीं है, तो जिम कॉर्बेट चट्टान पर से धीरे धीरे नीचे उतरते हुए शिकार के पास आते हैं। बछड़े के पीछे के भाग को शेर द्वारा चट कर दिया गया था। इतना ज़्यादा मांस खाने के बाद शेर ज़्यादा दूर नहीं निकला होगा। ज़मीन अभी भी गीली थी। ऐसे में शेर के पंजों का पीछा किया जा सकता था। बड़ी सावधानी से जिम कॉर्बेट शेर के पंजों के निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़े। कुछ दूरी पर उन्हें वो जगह मिल गई जहाँ पर कुछ देर पहले शेर लेटा हुआ था। घास के पत्ते जो शेर के वजन से दब गए थे वो एक एक करके सीधा हो रहे थे, जिसका मतलब ये था कि शेर 1-2 मिनट पहले ही वहाँ से निकला है। ऐसे में जिम कॉर्बेट सोचते हैं कि उनको आता हुआ देखकर शेर वहाँ से चल पड़ा है, लेकिन ऐसा संभव नहीं था क्योंकि जिम कॉर्बेट काफ़ी सावधानीपूर्वक वहाँ तक पहुँचे थे। तो फिर शेर वहाँ से क्यों चल पड़ा था? इसका उत्तर ये था कि सूर्य की तेज़ किरणें उस घास पर पड़ रही थी जो गर्म थी। इसी घास पर शेर लेटा हुआ था और इसी गर्म किरणों के कारण शेर परेशान हो गया और परेशान होकर शेर चल पड़ा था। अब हो ना हो शेर किसी छाया वाली जगह पर लेटेगा। आगे बढ़ने पर जिम कॉर्बेट को एक मोटा टूटा हुआ पेड़ दिखा जिसके पीछे छाया में शेर लेटा हुआ था। इंच बाय इंच आगे बढ़ने पर जिम कॉर्बेट को शेर की पूंछ दिखाई पड़ी। उन्हें लगता है कि शेर घाल लगाकर उन पर छलांग लगाने के लिए तैयार है। अब पीछे नहीं हटा जा सकता था। यही सोचकर जिम कॉर्बेट और आगे बढ़े। वो देखते हैं कि शेर के पिछले दोनों पैर हवा में हैं। इसका मतलब ये था कि शेर पीठ की बल गहरी नींद में सोया हुआ है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें शेर का मुंह भी दिखाई दिया। शेर की आंखें बंद थीं। इतने पास से शेर पर निशाना लगाकर जिम कॉर्बेट गोली दागते हैं। पहली गोली लगने के बाद शेर के शरीर में कुछ हलचल नहीं होती। फिर भी दूसरी गोली भी एहतियात के तौर पर जिम कॉर्बेट उस शेर के शरीर में धंसा देते हैं। शेर की आंखें जो पहले से ही बंद थी वो बंद ही रह जाती हैं। एक पछतावा जो जिम कॉर्बेट के मन में रह गया वो ये था कि सोते हुए शेर पर गोली चलाने का।
ये कहीं से भी बराबरी का मौका नहीं था। जब एक प्रतिद्वंदी सोया हुआ हो और दूसरा नींद में उसको मौत की नींद सुला दे। शेर मर चुका था, जिसको उठाकर गांव में घुमाया गया ताकि गांव के बच्चे महिलाएं उस दुर्दांत को देख सकें जिसने उनके सगे संबंधियों को मौत के घाट उतारा था। शेर के आदमखोर बनने का मुख्य कारण सेही के कांटों का उसके पैरों से लेकर सीने तक चुभना ही था। सेही के कांटों की वजह से शेर के गले से लेकर के दाहिने पैर तक मांस जो था वो सड़ चुका था, जिसके अंदर से पीले रंग का मवाद निकल रहा था। इसी कारण जब शेर गांव में पहुंचकर चलता था तब उसकी आवाज़ कराहने जैसी आती थी और वो अपने प्राकृतिक शिकार को छोड़कर आदमखोर बन चुका था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप पहले की अपलोड हुई स्टोरीज और आने वाली स्टोरीज का लुत्फ़ उठा सकें। दोस्तों, आपका सजेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग आगे कौन सी स्टोरी सुनना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो पर। धन्यवाद।